तो पिछले कल हमने जो फोर्थ चैप्टर है आपका एंट्रोपी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको स्टार्ट किया था और उसमें हम कुछ जो बेसिक या इंट्रोडक्शन थी हमारे पास उसके बारे में स्टडी किया और फिर हमने थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी डिस्कस किया कि अगर सिस्टम आपका तीनों तरह के जो इक्विलिब्रियम है वो सिस्टम के होते हैं अगर, तो तभी हम उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कि वो सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास है। और जो तीनों तरह के इक्विलिब्रियम हमारे पास थे वो आपके कौन से थे? एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम सिस्टम के होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास है। और उसके बाद हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, तो उसमें हमने क्या बोला कि अगर दो सिस्टम है हमारे पास, वो अलग अलग एक तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों सिस्टम आपस में भी इक्विलिब्रियम में हमारे पास होंगे। तो इस तरह का मैंने एक डायग्राम आपकी बनाई थी कि यहाँ पे हमारे पास एक आइडियाबैटिक वॉल है। तो ये हमारे पास आइडियाबैटिक वॉल है। आइडियाबैटिक वॉल क्या होती है? जो कि हीट को एक मतलब जाने नहीं देती, मतलब ए साइड से हीट आपकी बी साइड को नहीं जाएगी। तो ऐसी वाल जो होती है उसको हम आइडियाबैटिक वाल बोलते हैं। लेकिन ये हमारे पास डायाथर्मिक वॉल है, ये हमारे पास W1 है, ये W2 है, जिसको हम डायाथर्मिक वॉल बोलते हैं। और ये जो डायाथर्मिक वॉल हमारे पास होती है ये हमारे पास एडियाबैटिक वॉल है। तो ये डायाथर्मिक वॉल हीट को अलाउ करती है, मतलब ए से सी की तरफ हीट चली जाएगी और बी से भी सी की तरफ हीट चली जाएगी। तो इससे क्या इफेक्ट हमारे पास होगा कि ए और सी का टेम्परेचर आपका सेम बन जाएगा, बी और सी का टेम्परेचर भी सेम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनके बीच में सेपरेशन है। तो बोलता है अगर हम इसको हटा के देखते हैं, अगर ये जो हमारे पास आइडियाबैटिक वॉल है इसको हटा देते हैं अगर, तो हम क्या देखते हैं कि ए और बी भी आपके पास उनका टेम्परेचर भी सेम होगा, मतलब ए और बी भी आपके थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास होते हैं। तो इसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं कि अगर दो सिस्टम सेपरेटली एक थर्ड सिस्टम के साथ में आपके थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास होते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो है कुछ डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जो थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी करेंगे इसमें हम कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे करेंगे, फ्यू डेफिनेशन जिनका हम आगे बार बार यूज करेंगे। तो पहले है हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास क्या होता है? बोलता है इट इज एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो दैट असेंबली हैज ए सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हम क्या बोल सकते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास क्या होता है? बोलता है इट इज ए असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जैसे हमारे पास किसी गैस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बोल सकते हैं। लेकिन कब? जब इस असेंबली के हमारे पास जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास होंगे इस पूरी असेंबली के। तो यहाँ पे गैस का कितना प्रेशर है, गैस का कितना वॉल्यूम है, गैस का कितना टेम्परेचर है। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या ऐसी असेंबली ऑफ पार्टिकल जहां पे इस पूरी असेंबली ऑफ पार्टिकल के या पूरे सिस्टम के हमारे पास जो है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर हम देखते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहाँ पे बोलते हैं। और बोलता कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास गैस कंटेनर के अंदर गैस को ही हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। तो बोलता है ये हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और हमारे पास गैस भी। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीनों तरह का हमारे पास हो सकता है, क्योंकि आपको पता है सॉलिड का भी वॉल्यूम होता है, सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो उसमें भी टेम्परेचर चेंज होता है, और
हमारे पास प्रेशर भी हमारे पास एक तरह से सॉलिड एग्जर्ट करता है, तो उस केस में भी हम ये तीनों वेरिएबल किसी सॉलिड के ले सकते हैं, और सिमिलरली किसी लिक्विड के भी हम तीनों चीजें यहाँ पे ले सकते हैं। तो दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और बोलते हैं कि जो हम सिस्टम कंसीडर करते हैं वो तो हमारे लिए सिस्टम होता है, तो इसको हम बोल देंगे सिस्टम। और सिस्टम क्या है, जिसको कि हम स्टडी करते हैं, मतलब हम इस गैस कंटेनर के अंदर गैस स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम हमारे पास है। लेकिन जो इसके बाहर हमारे पास है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक सिस्टम, एक सराउंडिंग्स। एनीथिंग ऑफ आवर इंटरेस्ट इज नोन एज द सिस्टम एंड एक्सेप्ट दैट सिस्टम इज नोन एज द सराउंडिंग्स। तो इस टाइम ये क्लासरूम आपके लिए एक सिस्टम है जहाँ पे आप क्लास लगा रहे हैं, लेकिन क्लास के बाद अब आपके लिए सराउंडिंग है, मतलब आसपास का एरिया, सिंपली हम बोल सकते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग हम हर जगह लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के इस पोर्शन के ऊपर आप जो है काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे सिस्टम हो गया, और बाकी सारा अर्थ का पोर्शन हमारे पास जो है सराउंडिंग हो गया। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास जो होता है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने पढ़ा ही हुआ है कि हम 3 डिफरेंट कैटेगरी में इसको जो है डिवाइड करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास जो 3 तरह के होते हैं, पहला हमारे पास जो है आपका क्लोज सिस्टम होता है, और दूसरा हमारे पास जो ओपन सिस्टम होता है, और तीसरा हमारे पास जो है आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो ये तीनों सिस्टम आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। तो क्लोज सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जैसे ये हमारे पास कोई डब्बा है और इस डब्बे के अंदर आपने गर्म दूध डाला हुआ है, तो आपको पता है कि जो गर्म दूध है वो धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है डब्बे के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो इसकी हीट है वो आपके पास सराउंडिंग को एक्सचेंज हो जाएगी। तो हीट कैन बी एक्सचेंज, तो हीट हमारे पास जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन मटेरियल नहीं सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है। आपको पता है कि दूध डब्बे के अंदर उतना ही रहेगा अगर आपने उसको प्रॉपर ढक्कन देके बंद किया हुआ है। तो क्लोज सिस्टम वो होता है जो सराउंडिंग के साथ हमारे पास सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करता है, मैटर नहीं एक्सचेंज करता। तो जो मिल्क है वो आपके पास क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। अगर मान लो ये एवेपोरेट भी होता है तो ढक्कन से एवेपोरेशन के बाद ये गिर के आपका जो है नीचे दोबारा वापस आ जाएगा, तो क्वांटिटी हमारे पास जो है इसके अंदर उतनी रहेगी। तो मैटर कैन नॉट बी चेंज बट हीट कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। तो ये हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम के एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं। आपके पास चाहे आप दाल बनाते हैं, पतीले को ढक्कन देके रख देते हैं, उसमें दाल तो उतनी ही रहती है लेकिन थोड़ी बाद वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करती है। फिर हम लेते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, आप एक कप लेते हैं, उसमें आप जो है चाय डाल देते हैं। अब चाय डाल देते हैं, चाय क्या होता है कि एवेपोरेट जो हमारे पास वेपराइजेशन होके कुछ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो आपके एवेपोरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस सिस्टम एक्सचेंज मैटर विद द सराउंडिंग, और हीट भी, हीट तो आपके सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती है, तो हम क्या बोलते हैं, हीट इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग एंड आल्सो मैटर। तो मैटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वेपर्स हैं, तो वेपर्स भी सराउंडिंग में चले जाते हैं, हीट भी सराउंडिंग में चली जाती है, जो बिल्कुल खुला है। तो ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग या हीट विद द सराउंडिंग, क्योंकि हीट भी मतलब एनर्जी है। और फिर हमारे पास लास्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जो सराउंडिंग के साथ ना तो हीट एक्सचेंज करता है ना ही वो आपका मैटर एक्सचेंज करता है। और ऐसा सिस्टम हमारे पास कैसे बन सकता है, अगर ये जो वॉल है आप इसको आइसोलेटेड यहाँ पे बना देते हैं, मतलब आप बीच में ऐसा मटेरियल रखते हैं जो कि हीट को कनेक्ट नहीं करता,
बीच में ऐसा मटेरियल रखते हैं जो कि हीट को कनेक्ट नहीं करता, तो इसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब इंसुलेटर दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करते, एक होते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास करते और हीट भी नहीं पास करते। तो ऐसा मटेरियल अगर आप इस अंदर वाले जो ये हमारे पास कंटेनर है इसके बाहर अगर हम ऐसा मटेरियल लगा देंगे तो अब ये बाहर को ना तो हीट एक्सचेंज करेगा ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा। एक तो बंद है, ये पूरा बंद है, तो मैटर तो बाहर जाएगा नहीं, कोई नहीं। जैसे आप यहाँ पे लिक्विड रख देते हैं, मैटर तो बाहर कोई जाएगा नहीं, लेकिन हीट भी बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ऐसा मटेरियल लगा दिया है जो कि हीट को पास नहीं करता है, दैट इज इंसुलेटर फॉर द हीट। तो उस केस में जितना इसका टेम्परेचर अंदर होगा वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, मतलब ये आपका हीट ही अंदर रहेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका थर्मस फ्लास्क, जो आप घर से गर्म पानी सर्दियों में लाते हैं घर के, तो कई बार देखा होगा आपने वो शाम तक जो है गर्म रहता है, पर ऐसा भी नहीं, वो बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है। हमने उसको थोड़ी सी आइसोलेशन दे देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 5 दिन बाद आप देखो कि पानी आपको गर्म मिलेगा, वो धीरे धीरे हीट शेयर करता है। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट इंसुलेटर हमारे पास नहीं होगा हीट का कोई भी। इसलिए हम क्या करते हैं, थर्मस फ्लास्क का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे बीच में आपका खाली रखते हैं इसको एयर। तो जब ये आपका गर्म होता है, हीट होता है, तो इस पोर्शन को थोड़ी सी हीट हमारे पास दे देता है, तो इसलिए ये पोर्शन इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दूसरी बाउंड्री है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर लगभग इसके बराबर होता है। तो बाहर वाले पोर्शन का जो हमारे पास हीट है वो बाहर वाले पोर्शन की थोड़ी सी जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, लेकिन अंदर वाले इसकी थोड़ी हीट आपके पास जो कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए इसका और इसका टेम्परेचर हमारे पास लगभग एक सा रहता है। अगर इसका डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसका टेम्परेचर डाउन होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर आपका जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो आपका काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहता है, इसलिए हम इसको कुछ हद तक जो है आइसोलेटेड सिस्टम बोल देते हैं। लेकिन परफेक्ट आइसोलेटेड नहीं है कि आप सालों बाद भी देखोगे आपको गर्म मिलेगा, क्योंकि एयर जो होती है वो भी हीट की एक तरह से हमारे पास हीट को कनेक्ट करती है स्मॉल अमाउंट में, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंसुलेशन हमें प्रोवाइड करवाती है एयर, लेकिन कंप्लीट इंसुलेशन ये हमें प्रोवाइड नहीं करवाती। लेकिन आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम बोलेंगे तो आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो हीट को कभी भी बाहर नहीं जाने देता। तो हम आइडियल की ही बात करते हैं ज़्यादातर कि हमारे पास आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज हीट नाइदर मैटर विद द सराउंडिंग। तो ये हमारे पास इस तरह से 3 तरह के सिस्टम थे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो बता कि हमारे पास जो ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि किसी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, उनको हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि वेरिएबल्स विच डिटरमिन द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक बिहेवियर को जो वेरिएबल डिस्क्राइब करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को हम जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यहाँ पे बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है हमारे पास, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है। तो ये हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। इनकी हेल्प से हम सिस्टम के बिहेवियर को डिस्कस भी करते हैं कि सिस्टम का कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी उसका प्रेशर बढ़ जाता है, कभी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, तो कभी उसकी एंट्रोपी पे फर्क पड़ता है। तो ये सारे ही हमारे पास जो है यहाँ पे आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, जो कि किसी सिस्टम के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए हम जिनका यूज करते हैं, या दे आर यूज टू डिटरमाइन द थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक बिहेवियर हमारे पास क्या हुआ, उनका हीट से रिलेटेड बिहेवियर, हीट से रिलेटेड बिहेवियर या उनके जो
मॉलिक्यूल्स हैं या उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन से रिलेटेड बिहेवियर, जिसमें थर्मो और डायनेमिक्स दोनों हो। तो इन वेरिएबल्स की हेल्प से हम जो है दोनों ही चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिखे हुए हैं। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ज्यादातर हम यूज करते हैं वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में काफी ज्यादा इसका यूज करेंगे आगे भी, और आप केमिस्ट्री में भी करते हैं इसका यूज, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और वो हमने देखा हुआ कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, सिंपली एक गैस इक्वेशन। और ये जो गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन आपने देखा हुआ है कि PV इक्वल टू nRT हमारे पास होती है फॉर दी n मोल्स ऑफ ए गैस। तो अगर हमारे पास कोई गैस है और उसमें जो हमारे पास n मोल्स ऑफ गैस है, तो उस केस में हमारे पास PV इक्वल टू nRT हम जो है गैस इक्वेशन लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम है उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती है, और अलग अलग स्टेट्स में ये जो आपके पास वेरिएबल हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये अलग अलग होते हैं। तो इसलिए स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस इक्वेशन का जो यूज करते हैं, इसलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट्स यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये है हमारे पास आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे रियल गैस के लिए, या जिसको हम परफेक्ट गैस भी बोलते हैं, तो रियल गैस के लिए ये इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट होती है, और उस केस में हम इसको P/A V² इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT यहाँ पे लिखते हैं, या इसको हम वैन डर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो ये जो वैन डर वाल इक्वेशन होती है ये एक्चुअल गैस के लिए या रियल गैस के लिए हमारे पास होती है। आपको पता है कि आइडियल सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं। लेकिन परफेक्ट और आइडियल सिस्टम हमारे पास जो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल में जो हमारे पास गैस होती है वो रियल गैस होती है। तो रियल गैस के केस में हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। तो इनका यूज हम आगे जो आर्टिकल्स आएंगे, डेरिवेशनें आएंगी, वहां पे इन दोनों का यूज हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन बोलता है कि अगर हमारे पास इसमें भी अगर हमने n मोल्स ऑफ गैस के लिए करना है, तो यहाँ पे हमारे पास AN² होता है, और यहाँ पे हमारे पास NB होता है, और यहाँ पे nRT होता है। लेकिन अगर हमने 1 मोल ऑफ गैस के लिए करना है, तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास PV इक्वल टू RT, हम इसको लिखते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं। तो उस तरह से यहाँ भी n की वैल्यू आप 1 लेंगे, तो P प्लस A/V² और V माइनस B इक्वल टू RT। तो ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास 1 मोल ऑफ ए गैस। तो 1 मोल गैस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास होती है वो PV इक्वल टू RT होती है। और अगर रियल गैस की बात करें तो ये आइडियल गैस के केस में है, अगर रियल गैस के केस में बात करें तो ये हमारे पास P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इक्वल टू RT होती है, जहां पे A और B हमारे पास जो है वैन डर वाल कांस्टेंट होते हैं। ये हमारे पास वैन डर वाल कांस्टेंट होते हैं, और ये जो वैन डर वाल कांस्टेंट होते हैं A और B, इनकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। अगर हमारे पास कोई अलग गैस है उसके लिए A और B की वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन अगर हमारे पास दूसरी गैस है तो उसके केस में A और B की वैल्यू कुछ और होगी। तो ये हमारे पास एक्चुअल केस है जहाँ पे हम रियल गैसेस लेते हैं, तो ये लेते हैं। लेकिन n मोल ऑफ गैस है तो फिर हम ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं। तो हम आइडियल का भी यूज करेंगे आगे, और रियल गैसेस का भी वहाँ पे हम जो है यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस जैसे कि हमें नाम से पता है, साइकिल वर्ड से हमारे पास बना हुआ है। और साइकिल क्या होता है, कोई चीज यहां से चली और दोबारा से यहीं पे पहुंच गई, तो इसको हम एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल होता है
कि कोई प्रोसेस आपका एक जगह से स्टार्ट हुआ और वहीं पे आके डिफरेंट स्टेट से होता हुआ दोबारा से उसी स्टेट में पहुंच गया। तो इसी तरह से हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं वो भी हमारे पास जो है साइक्लिक होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी ए साइक्लिक प्रोसेस इफ दिस सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट। तो कोई सिस्टम है हमारे पास, वो आपका ए से चलता है, फिर वो सिस्टम पहुंच जाता है आपके पास बी पे, फिर वो सिस्टम पहुंच जाता है आपके पास सी पे, फिर वो पहुंच जाता है डी पे, और फिर वो पहुंच जाता है ई पे, और फॉर एग्जांपल ई से होने के बाद वो अगेन पहुंच जाता है आपका ए पे आके। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से अगेन ए। तो ऐसे प्रोसेस को हम, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। अब इन स्टेजेस का क्या मतलब है, आपको पता है कि इस स्टेज का टेम्परेचर मान लो P1 P2 P1 B1 T1 है, लेकिन B जो हमारे पास स्टेट आई उस केस में प्रेशर आपका P2 V2 T2 है, और यहाँ पे हमारे पास P3 V3 T3 है, और यहाँ पे सो ऑन। लेकिन अगेन जब ये स्टेट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे अगेन वही सिचुएशन हमारे पास होगी P1 V1 T1। भले ही इंटरमीडिएट जो स्टेट है, जो बीच में आपकी स्टेट आ रही है B C D E, इनमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो अगेन लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा जाके वो वही स्टेज होगी जो आपकी इनिशियल स्टेज होगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें कि सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है और दोबारा से उसी इनिशियल स्टेट में आपका जो है एंड हो जाता है। तो इन केसेस को आगे भी हम जो है डिस्कस करेंगे साइक्लिक प्रोसेस। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, तो बता कि ये जो क्वाजी स्टैटिक है, मतलब इसमें स्टैटिक वर्ड आपका यूज हुआ, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हमारे पास ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसको कि हम इतना स्लो करवाते हैं कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके कांस्टेंट ही हैं। जैसे आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि आप एक स्टेज ए से जा रहे हैं दूसरी स्टेज बी तक, मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम की वैल्यू कुछ और है और यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और है, लेकिन आप क्या करते हैं कि यहाँ से इतने स्लोली इस प्रोसेस को करवाएंगे धीरे 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 कि आपको टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर पे डिफरेंस नहीं लगेगा कि ये चेंज हमारे पास हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जो आपका मौसम चेंज होता है वो आपका बहुत ही स्लोली होता है, आप टेम्परेचर डिफरेंस को क्या करते हैं कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप ऐसा तो नहीं होता नहीं है कि अभी गर्मी है और एकदम से सर्दी शुरू हो जाए, जैसे अभी गर्मी है एकदम से आप खड़े हुए हैं, आपने स्वेटर नहीं पहनी हुई है और एकदम से सर्दी हो जाए, ऐसा होता नहीं है, बहुत स्लोली होता है, आपको पता नहीं चलता कि कब सर्दियां आ गई। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है जिसमें आप वेरिएबल जो होते हैं टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम उनके चेंज को आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, इतना स्लो प्रोसेस आप किसी प्रोसेस को करवाते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर का आपको आइडिया नहीं लगता कि आप उसको चेंज कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने वो कांस्टेंट ही रखे हुए हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, मतलब कि प्रोसेस को हम बहुत स्लो करवाते हैं, बहुत स्लोली उसको करवाते हैं ताकि जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं उनका चेंज आपको वहां पे देखने को न के बराबर मिले। चेंज तो होगा आपके पास, आप ए स्टेट से जाएंगे बी पे जाएंगे, ए से बी पे चेंज तो होगा, लेकिन इतने स्लोली आप चलेंगे कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है चेंज, ना टेम्परेचर ना प्रेशर। अगर आप यहाँ पे ए पे खड़े हुए हैं और बहुत ही स्लो, जैसे ए से थोड़ा सा आगे आप एक दिन में पहुंचते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा चेंज हुआ नहीं है टेम्परेचर पर। तो प्रोसेस को स्लो इतना करवाएंगे कि आपको वेरिएबल का जो चेंज देखने को वो न के बराबर आपको मिलेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस यहाँ पे बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल,
और उसका यूज आगे बहुत जगह हमारे पास हुआ है। दैट इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ऑन ए सिस्टम और बाय ए सिस्टम। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ऑन और बाय ए सिस्टम। तो एक चीज मैंने कल भी डिस्कस की थी कि जब हम किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, व्हेन वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन में मैंने ये बात की थी। और व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव। और सिस्टम के ऊपर हमने काम करना है या सिस्टम से काम करवाना है, हमारे पास दो चीजें हैं। तो ये हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और बोलता है इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं और ये हमारे पास जो कंटेनर होगा इट विल बी आइसोलेटेड। तो आपको पता है कि आइसोलेटेड के केस में हम इस तरह से लाइन लाइन बना देते हैं उस कंटेनर में। और आइसोलेटेड का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कंटेनर है यह ना तो बाहर के साथ हीट एक्सचेंज करेगा ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा। और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा देते हैं। फ्रिक्शनलेस और आइसोलेटेड पिस्टन, ये भी आइसोलेटेड है। एक तो ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस क्या मतलब हुआ कि जब आप इसको ऊपर नीचे खींचेंगे, आप इसको दोनों साइड मूव कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अगर आप इसको ऐसे दबाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे नीचे की तरफ से धक्का देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पे नाम देते हैं। लेकिन ये पिस्टन भी आपका आइसोलेटेड होगा, ऐसा नहीं ये जो यहाँ पे इसका ढक्कन लगा एक तरह से, ये ढक्कन आपका मूव भी कर सकता है ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ साइड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा मटेरियल लगा देंगे जो कि फ्रिक्शन ना करे। यहाँ पे आप ग्रीस यूज कर दें या ऐसा मटेरियल रखें कि फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। आप ऐसे जूते रगड़ोगे तो आपके जूते थोड़े से गर्म हो जाते हैं, तो हीटिंग ना यहाँ पे ना हो। और हीटिंग अगर होगी आपके पास तो इसका जो हमारे पास गैस है अंदर, हम इसके अंदर गैस डालते हैं, तो अगर इसके अंदर हम गैस डालेंगे तो ये गैस के जो टेम्परेचर है वो हमारे पास जो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे आपका टेम्परेचर में चेंज ना हो, ये हमने ध्यान रखना है। क्योंकि हम यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस क्या करना है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो फ्रिक्शन वर्ड हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। तो फ्रिक्शन नहीं लेना है हमने, तो उस केस में हमें ये फ्रिक्शन लेस लेना पड़ेगा। ये जो हमारे पास इसका पिस्टन है, तो बोलता है वर्क कैन बी डन ऑन ए सिस्टम इन ए वैरायटीज ऑफ वेज। तो किसी सिस्टम के ऊपर हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ थर्मल सिस्टम द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम इज चेंज इट्स वॉल्यूम। तो बोलता है कि सबसे बढ़िया हमारे पास जो सिस्टम के ऊपर, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ऊपर काम करने का तरीका है हमारे पास, वो हमारे पास है कि हमने उस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करना है। और आपको पता है ये जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है, इसका अगर आपने वॉल्यूम चेंज करना है, सिस्टम अब आपके पास क्या हुआ, ये जो अंदर है, ये तो हमारे पास कंटेनर है सारा, कंटेनर के अंदर आपने एक गैस ली हुई है, वो हमारे पास सिस्टम है। अब इस गैस का हमने वॉल्यूम चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऊपर खींचो, ये जो हमारे पास पिस्टन है, इसको ऊपर ले जाओ। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये पिस्टन आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा जाके।
ऊपर। तो क्या हुआ, पहले वॉल्यूम था इतना, लेकिन अब वॉल्यूम हो गया बढ़ के इतना ऊपर, तो बढ़ गया। जैसे आपके पास डब्बा है, डब्बे का ढक्कन आपने ऊपर खींचा तो अंदर स्पेस बढ़ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ढक्कन को यहां से, ये फ्रिक्शनलेस है, आप इसको नीचे भी ले सकते हैं, आप इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर इस पिस्टन को आप नीचे ले जाएंगे तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, कम स्पेस बचेगा अंदर। लेकिन अगर आप इसको ऊपर खींचेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज। लेकिन कैसे, बाई अप्लाइंग ए फोर्स। एक फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स की वजह से हम इस पिस्टन को मूव कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, वर्क डन ऑन द सिस्टम। दो चीजें होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये इस ऑपरेटर से आप दोनों ही चीजें कर सकते हैं। ये जो ऑपरेटर्स है, इससे आप समझ सकते हैं कि हम सिस्टम के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और सिस्टम से हमने कैसे काम करवाना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम आपने करना है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे। आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। सिस्टम क्या है, गैस। आप इस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे, इट मींस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द गैस, बिकॉज वी आर कंप्रेसिंग दैट गैस। और अगर हमने सिस्टम से काम करवाना है, आपने इसको कंप्रेस किया हुआ है, आप इसको छोड़ दो, इस पिस्टन को छोड़ दो, हाथ हटा दो यहां से, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन तो फ्रिक्शनलेस है। ये जो गैस है इसका प्रेशर होगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ खुद ही धकेलेगा। तो अब क्यों जा रहा है ऊपर, गैस प्रेशर लगा रही है, मतलब सिस्टम क्या है, गैस। जो गैस है दैट इज डूइंग वर्क, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जो गैस है वो काम कर रही है, तो गैस विल डू द वर्क। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे तो आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो सिस्टम पिस्टन के ऊपर काम कर रहा है। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम नीचे की तरफ हो गया हमारे पास, आपने इसको प्रेस किया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बिकॉज गैस विल एक्सपैंड एंड फोर्स दिस पिस्टन टू मूव अपवर्ड। तो इसलिए जो पिस्टन है आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यही चीजें आगे यूज होनी है इस चैप्टर में, कि जब आपने, और एग्जाम्पल भी हम यही लेते हैं हर जगह। एक पिस्टन ले लिया, जो कि हमारे पास एक कंटेनर होता है और पिस्टन फ्रिक्शनलेस होता है, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास ये होता है। हम उस कंटेनर में गैस लेते हैं, जब हम इसको दबाएंगे तो हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऐसे जब हम इसको प्रेशर लगा रहे हैं नीचे की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, या फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और जब हम इसको छोड़ रहे हैं तो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये चीज आपके पास मेन है। बाकी इसके बाद तो हमारे पास मैथमेटिकल आपका आएगा। तो बोलता है व्हेन ए थर्मल सिस्टम एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक एक्सपेंशन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्सपेंशन क्या होता है, किसी चीज का फैलना। गैस जब एक्सपैंड होगी तो आपको पता है ये पिस्टन आपका ऊपर जाएगा, लेकिन गैस जब कंप्रेस होगी, कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ दबा के। तो एक्सपेंशन हमारे पास होगा, इस केस में क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस, और इस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ द गैस। जब गैस सिस्टम के ऊपर काम करेगी तो उस केस में एक्सपेंशन होगा, और जब हम सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो उस केस में कंप्रेशन ऑफ द गैस हमारे पास होगा। तो बोलता है कंसीडर ए गैसियस सिस्टम कंटेन्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए पिस्टन। तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहे हैं जो जिसमें कि एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। लेट द एरिया ऑफ द पिस्टन बी ए। हम क्या करते हैं कि ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया हम यहाँ पे ए ले लेते हैं।
इस पिस्टन का एरिया हमारे पास ए है। अब एरिया क्या होता है, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर सरफेस होता है। अब ये तो 2 डायमेंशनल केस है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो हमारे पास एक किस तरह से होगा कि ये हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल यहाँ पे कंटेनर होगा, और उस सिलिंड्रिकल कंटेनर में यहाँ पे आपने ऐसे गोल सा ढक्कन लगाया होगा, जिस ढक्कन को आप ऊपर नीचे करेंगे पकड़ के। ये जो हैंडल है यहाँ पे पकड़ने के लिए है, लेकिन इसका भी तो एक एरिया होगा निचली साइड का। जैसे मान लो मैंने जैसे बुक दिख रही है आपको, यही लगाया हुआ किसी सिलेंडर में ऊपर नीचे, तो इस नीचे वाले सरफेस का तो एरिया होगा, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है। या अगर सर्कुलर है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हमारे पास होगा। सिलिंड्रिकल लिया हुआ है हमने अगर, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो ये जो हमारे पास आपने पिस्टन लिया हुआ है, इसका एरिया हमारे पास यहाँ पे ए है, तो ए इज द एरिया ऑफ दिस पिस्टन। लेट द एरिया ऑफ द पिस्टन बी ए एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज पी। तो हम क्या बोल देते हैं कि मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस गैस का प्रेशर है वो हमारे पास पी है। अब आपने इसमें गैस डाली है, गैस का कुछ ना कुछ तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होगी। आप ऐसा बोल सकते हैं प्रेशर कम हो सकता है, प्रेशर ज्यादा हो सकता है, प्रेशर थोड़ा हो सकता है, लेकिन होगी तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास इस टाइम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि आपका 760 मरकरी mm ऑफ मरकरी हमारे पास होता है, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं। लेकिन वो तो हमारे पास है प्रेशर, तो हर एक गैस का जैसे एयर है उसका भी प्रेशर है, तो इस जो आपने कंटेनर के अंदर गैस डाली है इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका वॉल्यूम भी हमारे पास होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका टेम्परेचर भी हमारे पास होगा। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा के देखेंगे। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, आप इस पिस्टन को ऊपर कर दो तो पहले वॉल्यूम इतना था, फिर वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे और देखेंगे कि टेम्परेचर में भी चेंज होगा हमारे पास, प्रेशर में भी चेंज होगा। तो इन चीजों के ऊपर हम जो है फर्दर स्टडी करेंगे।